Welcome back, children. So today we will start our very first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. Okay, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्भव, कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आरंभ हुआ. ओके, सो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप का राष्ट्रवाद कैसे स्टार्ट हुआ, ये पर्टिकुलर चैप्टर है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म. सो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नेशनलिज्म. ओके, राष्ट्रवाद है क्या. जब भी हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी होता है समझना दैट व्हाट इज़ अ नेशन. नेशन क्या है या राष्ट्र क्या है, तब हम जाके राष्ट्रवाद की भावना को भी समझेंगे. राइट. सो अगर हम बात करें नेशन की, सो व्हाट इज़ अ नेशन. नेशन is a large number of people of mainly common descent, language, history, inhabiting a territory bounded by the defined limits and forming a society under one government is called a nation. Okay, it means nation एक ऐसा टर्म हम कह सकते हैं नेशन को डिफाइन करने के लिए कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग जिनका कॉमन कह सकते हैं कि लैंग्वेज हो, जिनके रहन सहन का तरीका एक जैसा हो, जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी से बाउंड हो. एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर सब लोग रहते हों. साथ ही साथ उनकी स्पेसिफिक सोसाइटी की कुछ सोशल नॉर्म्स हों. ये सारे कौन हो जाएंगे मिलके, ऐसे लोग जो एक कॉमन जिनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज हो, स्पेसिफिक टेरिटरी बाउंड्री को शेयर करते हों. ये सारे लोग क्या, जिनका एक टाइप का हिस्ट्री हो, कल्चर हो, इस टाइप के लोग किस में आ जाएंगे, और जिनको एक सोसाइटी या एक गवर्नमेंट के अंडर हम गवर्न कर सकें या फिर इनको हम मेंटेन कर सकें, सबको एक साथ एक जगह पर रख सकें. ये सब क्या हो जाएंगे, इसको हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ नेशन. इट मीन्स बहुत सारे लोग जब एक कॉमन डिसेंट के होते हैं, एक लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, उनकी हिस्टोरिकल सारे इवेंट्स एक जैसे होते हैं. उनकी हाइडेंटिटी एक जैसी होती है. साथ ही साथ वो किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री, एक क्षेत्र को, एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं, उसके अंदर रहते हैं, और एक गवर्नमेंट के अंडर उनको जब हम गवर्न कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नेशन. जैसे आप इंडिया का देख सकते हैं, भारत का अपना उदाहरण देख सकते हैं, है ना. यहाँ भले ही अलग अलग भाषाएँ हो सकती हैं, लेकिन हमारा एक जो इंडियन हम पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आपका इंडिया को हम एक सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, है ना. हम सारे के सारे भले अलग अलग भाषाएं हैं, कल्चर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक इंडियन होने की जो फीलिंग है, जब आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो क्या होगा, हमको फिर ये नहीं दिखता कि कौन किस भाषा का है, कौन किस स्टेट का है, बट हम क्या सोचते हैं, ये सिर्फ वो सिर्फ इंडियन है. हमारे यहाँ की हिस्ट्रीज कॉमन है, हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो कॉमन है, हमारे यहाँ की आइडेंटिटी की जो भी सारी चीज़ें हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें कॉमन है. तो हम क्या हो गए, एक नेशन के सारे लोग हैं, चाहे फिर हम किसी भी भाषा के हों, बंगाली हो या राजस्थानी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, बट हम कहीं ना कहीं एक फीलिंग के साथ में भारतीयता को हम सबसे ज़्यादा प्रमुख मानते हैं, है ना. और हम पूरे वर्ल्ड में भारतीय या इंडियन के नाम से पहचाने जाते हैं. ऐसे ही यूरोप में नेशनलिज्म का जब राइज हुआ, जब स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले उस कंडीशन को हम कैसे सोच सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले 9th क्लास में भी पढ़ा था कि वहाँ पे रिवॉल्यूशंस वगैरह स्टार्ट हो गए थे. सबसे पहले जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी पढ़ा था. तो ये सारी चीज़ें पहले, जैसे हर कंट्री में लगभग सब जगह पे क्या था, मोनार्क्स थे, या फिर कह सकते हैं कि राजाओं का राज था, राजशाही थी. लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे ही आया, उसके बाद से क्या हुआ, सारे वर्ल्ड का एक कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो गया, और हर कोई नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए लड़ने लगा. ये कह सकते हैं कि उसको पाने के लिए हर कोई कोशिश करने लगा. कोई भी राजशाही नहीं चाहता था, हर कोई राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, इन सब के बारे में सोचने लगा. यहाँ पे जब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे सबसे एक बहुत सुंदर सी एक पेंटिंग जो आपको दे रखी है. ये किसने बनाई थी, मीन्स द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंटिंग इज द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. और ये ड्रीम किसने देखा था, आपका फ्रेडरिक सूरी. फ्रेडरिक सूरी एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, और उन्होंने 1848 में ये बहुत सुंदर सी एक पेंटिंग बनाई.
ओके। और जिसमें उन्होंने पूरे यूरोप को, आप देख सकते हैं इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ के अलग अलग जो भी कह सकते हैं अलग अलग कंट्री के लोग अपने अपने फ्लैग के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे के पूरे एक प्रोसेशन को, एक जुलूस जैसा निकल रहा है। और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, उसके सिंबल को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, दिस इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच इज़ बियरिंग द टॉर्च। उनके पास में टॉर्च है जो कि सबको रास्ता दिखा रही है, साथ ही साथ शी इज़ हैविंग द चार्टर इन अदर हैंड। उनके पास में एक चार्टर ऑफ रूल्स है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही रूप समझ लीजिए, प्रारूप समझ लीजिए, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे दी गई है। ओके, और उनके सामने आप देख सकते हैं जुलूस, पूरा यूरोपियन कंट्रीज के सारे लोग अपने अपने फ्लैग्स के साथ में प्रोसेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, एंड देन उस पर्टिकुलर प्रोसेशन को आप सबसे पहले देख सकते हैं कि कौन उसको रूल कर रहा है यहाँ पे। उसमें यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ओके, जो सबसे आगे आपको जो झंडे दिखेंगे, ठीक है, यूएसए, देन आपके स्विट्ज़रलैंड, और उसके साथ साथ में फिर फ्रांस, जर्मनी, ओके, ऑस्ट्रिया किंगडम, या फिर कह सकते हैं लंबार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, सारी अलग अलग कंट्रीज, जितनी भी जो अलग अलग कंट्रीज़ थी आपकी यूरोप की सारी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, उस प्रोसेशन को एक के बाद एक फॉलो कर रही हैं। ओके, तो ये एक पिक्चर है, ये एक यूटोपियन विजन है। यूटोपिया इट मीन्स, आपके बुक में भी ये वर्ड है, यूटोपिया इट मीन्स एक ऐसी जगह जिसकी हम कल्पना तो करते हैं बट रियलिटी में वो चीज़ कहीं भी इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में नहीं होती है। ओके, यूटोपिया, a vision of a society that is so ideal, that is unlikely to actually exist. Okay, ऐसे आदर्श समाज का विजन कह सकते हैं कि इतना आदर्शवादी समाज, या एक कोई भी पर्टिकुलर हो सकता है, जगह भी हो सकती है, यहाँ पे समाज की हम बात कर रहे हैं, जो कि रियल में होना, एग्जिस्ट करना, वो ना के बराबर पॉसिबल है। ओके, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज़ आ यूटोपिया। ओके, तो ये जो पिक्चर है ये क्या है, एक तरह से आर्टिस्ट का यूटोपियन व्यू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रियल में ये सब चीज़ें उस समय पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। अगर जो आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सूरी, व्हाट ही इज इमेजिनिंग दैट ऑल पीपल आर मीन्स दे आर लीडिंग टुवर्ड्स द constitutional or we can say democratic nation. Okay, they want that type of governance. अब वो मोनार्क को नहीं चाहते, वो राजशाही को भी नहीं चाहते, सारे देश आप देख सकते हैं कि वो प्रोसेशन दिखा करके, उसको जुलूस निकाल करके क्या जताना चाहते हैं कि वो एक नए समाज को, एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना है, जिसमें सारे लोग अपने कोई भी पर्टिकुलर छोटे छोटे राज्य या उन सब के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो एक राज्य, एक देश के रूप में, एक रिपब्लिक के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर इस पिक्चर में कुछ चीज़ें और भी देख सकते हैं कि इस जगह पे, ओके, यहाँ पे आपको जितने भी जो पुराने जो राजा थे, जो मोनार्क्स थे, या जो बहुत ही प्रभावशाली लोग थे, उन सब के रूल्स, उनके ताजों तक सारी चीज़ें बिखरी हुई दिख रही। इट मीन्स मोनार्क्स का टाइम चला गया, राजशाही चली गई, और लोग अब डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स को या नेशनल रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहते हैं। साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट से आप क्या देख सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से आपके जो आकाश में या हेवन में या स्वर्ग में, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो एंजल्स हो, चाहे वो प्रीस्ट हो, सारे लोग उस चीज़ से क्या है, वो सब बहुत खुश हैं। वो क्यों खुश हैं? वो सब लोग अपनी उसको क्या दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस पर्टिकुलर फीलिंग को। ओके, वो सब लोग देख रहे हैं, इस चीज़ के साक्षी हैं कि सारे लोग डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं। उन्होंने मोनार्क वाला जो सिस्टम है, मोनार्की वाला जो सिस्टम है, उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट, जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसको देवताओं का भी आशीर्वाद है, जितने भी अपने जो साधु संत हैं उनका भी आशीर्वाद है, वो सब हेवन से देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये बात हुई, ये तो बात हुई इस यूटोपियन विजन की। सो ये तो बात हुई हमारे इस यूटोपियन व्यू की, या इस पेंटिंग की बात हुई। ओके, जो कि फ्रेडरिक सूरी जो फ्रेंच आर्टिस्ट था उसने बनाई थी, ठीक है। और
लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का ही कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि 1789 में आप लोगों को पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ओके, और उसके बाद जो सारे जितने भी जो घटनाक्रम हुए फ्रांस में, उनसे इंस्पायर्ड होके ही इस पेंटिंग को बनाया गया है। ओके, तो क्यों, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लोगों का अट्रैक्शन किस चीज़ के लिए शो करता है, नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करने के लिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो यूरोपियन नेशनलिज्म की जो फीलिंग यूरोप में डेवलप हुई, ओके, उसके पीछे जो बेसिक रीज़न था हमारा, कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को भी एक तरह से इंस्पायर जिसने किया, वो था आपका 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, 1789 में जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसने पूरे वर्ल्ड को एक तरह से कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट के लिए प्रोवोक किया। ठीक है, अभी तक लगभग सारे वर्ल्ड में क्या हो रहा था, राजाओं की राजशाही थी, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों को एक चीज़ दिमाग में आई, ठीक है, कि हम सब लोग अगर एक साथ में हो सके तो कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग भी क्या कर सकता है, वो पूरा का पूरा कह सकते हैं कि राजशाही को भी ख़त्म कर सकता है। ओके, और एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर सकता है। अब जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे की गई, जिससे कि वहाँ पे एक यूनाइटेड या कलेक्टिव आइडेंटिटी को प्रमोट किया जा सके। सारे लोग एक हैं, यूनाइटेड हैं, एक नेशन के हैं। उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, उस चीज़ को शो करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे कुछ स्टेप्स लिए। फ्रेंच कम्युनिटी ने कुछ, फ्रेंच नेशन के लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए। और वो क्या थे, सबसे पहले उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मेजर्स और प्रैक्टिसेस को लॉन्च किया जो कलेक्टिव आइडेंटिटी को दिखा सकें। ओके, जिनमें सबसे पहला आपका फर्स्ट जो आइडिया था वो क्या था, आपका आइडिया ऑफ लॉ पैट्री। ओके, इट मीन्स फादरलैंड का कॉन्सेप्ट। जैसे हम मदर इंडिया का कॉन्सेप्ट लेते हैं, हम माँ मतलब भारत माता जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही फ्रांस में उन्होंने क्या किया, ला पैट्री, इट मीन्स फादरलैंड। ओके, उसका कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि उसको इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ उन्होंने एक ले सिटियोने, ओके, ले सिटियोने वर्ड भी यूज़ किया, इट मीन्स द सिटीजन्स। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट उन्होंने सबसे पहले इंक्लूड किए कि फादरलैंड का कॉन्सेप्ट किया, साथ ही साथ द सिटीजन्स। ओके, जो कि एक ऐसी कम्युनिटी को, सिटीजन्स किसको रिप्रेजेंट करते थे, एक ऐसी कम्युनिटी को जो कि सारे के सारे इक्वल राइट्स को एंजॉय कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट मीन्स अब किसी भी राजा की राजशाही नहीं थी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स थे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया। साथ ही साथ में उन्होंने और क्या किया, उन्होंने नया फ्लैग, ओके, एक ट्राई कलर फ्लैग उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, फ्रांस के लोगों ने। साथ ही साथ उन्होंने एक नया जनरल, ओके, एक न्यू जनरल उन्होंने असेंबली का अपना इलेक्ट किया। ओके, एक न्यू जनरल उन्होंने असेंबली के लिए इलेक्ट किया। साथ ही साथ उन लोगों ने क्या किया, कह सकते हैं कि नए जो हाइम्स हैं उनको भी लिखा, ठीक है, कंपोज किया। और साथ ही साथ उन्होंने और क्या किया कि कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी अपना सही जगह पे मतलब इंट्रोड्यूस किया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए कुछ यूनिफॉर्म लॉज उन्होंने बनाए, जिसमें सारे सभी सिटीजन्स के साथ में एक जैसा व्यवहार हो, ठीक है। उसके बाद में यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ओके, आप लोग जानते हैं कि कह सकते हैं कि हमारा एक यूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम, ओके, ये सिस्टम पहले पूरे वर्ल्ड में एक जैसा नहीं था। जब ये हम कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पर्टिकुलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसा मेजरमेंट हो, 1 kg में कितने ग्राम्स होंगे वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसे हों। ओके, और वेट और मेजर्स का एक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, उसके साथ यहाँ पे फ्रांस ने अडॉप्ट किया। उसके साथ ही उन लोगों ने फ्रेंच को, ओके, जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर किया। पूरे फ्रांस के लिए कह सकते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज क्या होगी, मेन लैंग्वेज होगी। साथ ही साथ उन्होंने अपने वर्ड्स में क्या किया, उन्होंने सबकी लिबर्टी को भी कह सकते हैं कि प्रायोरिटी दी।
ओके, सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी, ये उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस के लोगों ने, वहाँ के असेंबली ने, वहाँ के जो मेन जो हेड था, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम किया, मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म किया, ठीक है। एक रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट उन लोगों ने डेवलप किया, ठीक है। ला पैत्रे का एक फादरलैंड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ले सित्योने यानी कि सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट उन लोगों ने अडॉप्ट किया, ओके। और न्यू फ्रेंच फ्लैग, यूनिफॉर्म सिस्टम, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की, ये सारे स्टेप्स उन्होंने सबके लिए एक जैसे लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले क्या था, फ्रांस में नाइन्थ क्लास में भी हमने पढ़ा है कि फ्रांस को 3 सोसाइटीज़ में बांट रखा था, जिसमें फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट के लोग आते थे, है ना। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों को स्पेशल प्रायोरिटीज़ थी, स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे, ठीक है। और उसके आधार पे और कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था, चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, लेकिन अगर चाहे तो भी थर्ड एस्टेट का कोई भी इंसान उनकी तरह लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकता था, क्योंकि ये उसके राइट्स में ही नहीं था, ओके। बट अब क्या हुआ, उन्होंने सबको एक जैसे, सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज का एक कोड पैनल बना दिया, जिससे कि सारे फ्रांस के लोग, चाहे वो क्लर्जी लेवल के हों, चाहे वो नोबेलिटी के हों या थर्ड एस्टेट के हों, सबको एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट उन लोगों ने क्या किया, कह सकते हैं कि लॉन्च किया। अभी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जब बात कर रहे थे, तो अगर मैप में देखेंगे, ये यूरोप का जो मैप है ना, तो उसमें आप फ्रांस के लोकेशन अगर आप देखना चाहें तो वो कह सकते हैं कि यूरोप के, है ना, वेस्टर्न पार्ट की तरफ यहाँ पे आपका ये फ्रांस दिखेगा, ओके। उसके अलावा जितने भी लोग, जब हमने स्टार्टिंग की थी चैप्टर की, तो जितने भी जो नेशंस प्रोसेशन में भाग ले रहे थे, जो यूरोपियन नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करने के लिए, वो सारे नेशंस भी आप इसमें देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है, स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे, ओके। एंड देन उसके बाद में और जितने भी, चाहे वो फिर पोलैंड हो तो पोलैंड भी आप इसमें देख सकते हैं। तो अलग अलग सारी की सारी जो ओटोमन एम्पायर और सारा जितना भी अलग अलग आप यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे, ओके। ये छोटा सा ये इधर पे ये पूरा का पूरा ये इस तरफ में ये पूरा पोलैंड का पोर्शन है, ओके। एंड देन फिर आपका चाहे वो बुल्गारिया हो, रोमानिया हो, अलग अलग। फिर ये ओटोमन एम्पायर भी, ओके। पहले राजाओं का राज था, तो अलग अलग एम्पायर्स में सारा का सारा यूरोप बटा हुआ था, ओके। तो जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसके साथ में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, ओके, जो पूरे की पूरी हिस्ट्री में अपना एक इम्पॉर्टेंस रखता है। दैट इज़ कॉल्ड द नेपोलियनिक कोड, ओके। नेपोलियनिक कोड सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है उस पर्टिकुलर टाइम का, ओके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1804 में, ओके, एक फ्रांस ने एक सिविल कोड को डेवलप किया, ओके, सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम को डेवलप किया, और उसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि 1804 में, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी कि नेपोलियन, ओके, नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा राजा हम कह सकते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा राजा जिसके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं था, ओके। और ये राजा जब 1804 में जब ये राजा बने, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, नेपोलियन ने सबसे पहले आपका जो कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था उसको इन्होंने डिमोलिश किया, ओके। क्योंकि ये खुद भी एक राजा थे, आप जानते हैं कि 1789 में वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, ओके। लेकिन जब ये नेपोलियन बोनापार्ट फिर से जब राजा बने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक बार फिर से डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को सबसे ज़्यादा डेवलप किया, ओके। उन्होंने कहने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम को भले ही कोलैप्स किया, लेकिन वो इकलौते ऐसे राजा हुए अपनी हिस्ट्री में, फ्रांस की हिस्ट्री में, कि उन्होंने बाकी राजाओं के कंपैरिजन में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी सबसे ज़्यादा बेटर किया,
ओके। और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या एक कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया कि कोई भी बर्थ के बेसिस पे जितने भी जो प्रिविलेजेस थे, ओके, वो किसी के पास में प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के वो नहीं होंगे, ठीक है। ये सबसे पहले उन्होंने एक कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया, ठीक है। तो ये नेपोलियनिक कोड, ओके, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, ओके, एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ओके। तो उन्होंने सबसे पहले बर्थ के बेसिस पे जितने भी जो प्रिविलेजेस थे उनको हटाया, ओके, कि राजा का बेटा है तो उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, या नोबेलिटी का है या क्लर्जी लेवल का है तो किसी भी इंसान को जन्मजात सारे अधिकार मिल जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने हटाया, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत उन्होंने डेवलप किया, ओके। उसके बाद में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उन्होंने सारा का सारे लोगों को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने फॉर्म किए वो यूनिफॉर्म लॉज फॉर्म किए, जिससे सारे लोग पूरे के पूरे लोग लॉ के सामने बराबर थे, ओके। राइट टू इक्वलिटी ही हैज़ इंट्रोड्यूस, उन्होंने राइट टू इक्वलिटी को भी इंट्रोड्यूस किया, राइट टू प्रॉपर्टी को भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और तो इस तरीके से उन्होंने और साथ ही साथ उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया। जो नेपोलियन थे उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा रिमूव किया। साथ ही साथ में जो गिल्ड सिस्टम था, रिस्ट्रिक्शंस था, जैसे आप देखते हैं कि सपोज़ अगर कोई भी एक व्यापारी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है या एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो उनको स्पेसिफिक जगह पे टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं या पर्टिकुलर अमाउंट पे करने पड़ते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी उन्होंने हटाई, ठीक है, जिससे कि किसको फ़ायदा हुआ, जितने भी हमारे जो पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे या वर्कर्स थे या बिजनेसमैन थे, इन सबको बहुत फ़ायदा हुआ कि इनको अब एक ही जगह पे करना होता था टैक्स, और जगह जगह पे इनको टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे, ठीक है। और साथ ही साथ में कह सकते हैं कि उसके अलावा भी इन्होंने एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड वेट सिस्टम, ओके, जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उन्होंने आपका यूनिफॉर्म, ये देखिए यहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड वेजरिंग मेजर, ओके, कॉमन नेशनल करेंसी, ओके, पूरे देश के लिए एक करेंसी पैटर्न का भी, एक सिस्टम का भी इन्होंने स्टार्ट किया, ओके। साथ ही साथ स्टैंडर्ड वेट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम, ओके, जो यूनिट्स में जो हम वेट करते हैं, वज़न, जैसे 1 किलो का हमारे पास में जो पर्टिकुलर मेज़र होता है, ओके, या फिर 2 किलो का या ग्राम्स में, उस टाइप से एक यूनिफॉर्म पूरे वर्ल्ड के लिए यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम डेवलप किया। करेंसी का सिस्टम उन्होंने डेवलप किया जिससे कि हम उनके पूरे नेशन में कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई भी चीज़ को हम एक्सचेंज कर सकें कैपिटल के थ्रू, ओके। जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने समय में बेसिकली करेंसीज का यूज़ नहीं होता था, जैसे हमारे इंडिया में भी होता था बार्टर सिस्टम, ओके, कि वस्तुओं के आदान प्रदान से ही चीज़ें एक्सचेंज होती थी। सपोज किसी के पास गेहूं है, किसी के पास में कोई, किसी दूसरे व्यापारी के पास में कोई सामान है, तो हम गेहूं से उसका वो सामान खरीदते थे, है ना। उसको अगर गेहूं की ज़रूरत है, हमको सपोज़ मटके की ज़रूरत है, तो हम उसको उस मटके की अमाउंट के तौर पे, उसके प्राइस के तौर पे उतना गेहूं देंगे एंड देन मटका खरीदेंगे। या जूते चप्पल का व्यापारी है तो उसको अगर गेहूं चाहिए तो वो गेहूं लेगा और हमको बदले में वो, अगर हमको ज़रूरत है तो जूता चप्पल देगा। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने करेंसी सिस्टम को भी डेवलप किया। तो आप देख सकते हैं कि कहने के लिए ये राजा थे, ओके, नेपोलियन बोनापार्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से भी अच्छा, उस समय के बाकी के राजाओं की सोच से हटकर एक ऐसी सोसाइटी डेवलप की, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया जो पूरे वर्ल्ड के लिए क्या हो गया, एक एग्जाम्पल बन गया। तो जैसा कि हम ये नेक्स्ट टॉपिक में हम देख सकते हैं, ये है अपना द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ओके। किसी भी देश में जब हम राष्ट्रवाद की भावना का विकास करते हैं, ओके, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें यूरोपियन कंट्रीज़ में, अगर हमने
थोड़ा सा भी थोड़ी देर पहले मैप भी जब देखा तो वहाँ पे देखा कि चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो या स्विट्ज़रलैंड हो, ये सब कैसे थे, आज जिस हिसाब से दिखते हैं ये वैसे नहीं दिखते थे। ओके, ये किस में डिवाइडेड थे, ये किंगडम्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उस समय पे ये अलग अलग सारे के सारे जो किंगडम्स थे सब जगह पे क्या होता था, अलग अलग भाषाओं का भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई तो हुई क्यों। ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि यूनिटी की जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने के लिए ये सब ज़रूरी था। ओके, जिसके पीछे जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस थी तो भी दिक्कत होती थी, या कह सकते हैं एक राइज ऑफ मिडिल क्लास, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। मिडिल क्लास जब आया तो वो कैसे लोग थे, वो ऐसे लोग थे जो कि प्रिविलेजेस के बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे जो प्रिविलेजेस, किसी को भी जन्म सिद्ध अधिकार जो मिल जाते थे उनका खंडन करते थे, उनको वो नहीं मानते थे, उनको वो रिजेक्ट करते थे। और वो एक तरह से मिडिल क्लास में जितने भी थे वो बुद्धिजीवी लोग थे, जिनको कोई भी चीज़ बर्थ के बेसिस पे नहीं मिली थी। उन्होंने हर चीज़ अपनी मेहनत के दम पे, चाहे वो मर्चेंट्स हों, प्रोफेसर्स हों, लॉयर्स हों या फिर आर्टिशंस हों, पीजेंट्स हों, हर कोई जिसने कि या मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया, वो मिडिल क्लास के लोग थे। ओके, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक मेन कॉज है जिससे कि मिडिल क्लास एक तबका उभर के आया, ठीक है। और साथ ही साथ उसके साथ में लिबरलिज्म की जो फीलिंग लोगों में डेवलप हुई, स्पेशली ये मिडिल क्लास की वजह से ही ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आया कि हर किसी को फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। एक राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी सबके साथ में होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यूरोप में उस समय पे कुछ ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के पास में बाद में, ओके, जब हमने डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना शुरू किया तो उस समय पे क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज़ में एक कंजर्वेशन का जो एक ग्रुप था, कंजर्वेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो भी डेवलप हुआ, ठीक है। इट मीन्स वो लोग क्या चाहते थे, कंजर्वेटिव, इट मीन्स ऐसे लोग, ऐसा ग्रुप जो प्रिजर्वेशन चाहते थे, जो अपने पुराने नई चीज़ें बदलना चाहते थे, बट उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था अपनी पुरानी चीज़ों को, अपने पुराने ट्रेडिशन को या कल्चर को बचाने का, वो चीज़ भी चाहते थे। तो ये इस टाइप की फीलिंग वाले लोग कौन थे, कॉन्सेप्ट वाले कंजर्वेटिस्ट, ओके। और फिर उसके बाद में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म वाज रोज, ओके, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। हालांकि नेपोलियन बहुत अच्छा राजा था, आप लोगों ने देखा कि उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी यूनिफाइड किया, पूरे वर्ल्ड के लिए भी उसने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की, लेकिन क्योंकि वो मुनाक था, ठीक है, एक बार फिर से उसको वो हार गया, ये, और फिर से लोगों के मन में एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेंट होगी और नेपोलियन को हरा दिया गया, ओके। उसके बाद में फिर से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, ओके। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉजेस थे किसके पीछे, आपके जो नेशनलिज्म की फीलिंग रेज करने के लिए क्यों कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ, उसके पीछे बेसिकली हमने देखा कि जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग जो अराइज हुई यूरोप में, उसके पीछे जो मेन कॉज था वो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ओके। तो अभी फर्स्ट वीडियो में इतना ही, बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैप्टर को पढ़िए, वीडियो को देखिए, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं उनके साथ में रेडी रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।